ओके, शुरू करें स्टार्ट। ठीक है, क्लास शुरू करें। चलिए, कहाँ तक हुआ था? प्रबोधन युग के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रबोधन युग क्या है और प्रबोधन युग का क्या प्रभाव समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर पड़ा। तो पहले तो हमने प्रबोधन युग का नॉर्मल जानकारी ली थी कि वास्तव में प्रबोधन युग क्या है। देखिए, उसको मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताती हूँ। समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार, ठीक है, आपका है फर्स्ट पेपर, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार। ठीक है, ये प्रबोधन युग आपका। सारे पॉइंट्स मैंने आपको वैसे प्रबोधन युग के लिखवा दिए थे कि प्रबोधन युग क्या है। ठीक है, उसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने के हैं। ठीक है, इसको अगर आप रीड कर लोगे, याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको टू द पॉइंट आपको याद रहेगा कि वास्तव में प्रबोधन युग क्या है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद का युग, इसे प्रबोधन युग कहा गया और इसे विवेक युग भी कहा गया। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि इसमें धर्म व तत्व मीमांसीय प्रवृत्ति का विरोध किया गया था। मैंने आपको बताया था कि प्रबोधन युग वो था जिसमें व्यक्ति ने अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले घटनाओं को देखने या घटनाओं का आकलन करने का जो दृष्टिकोण या नजरिया था वो किस तरह का था? धार्मिक और तत्व मीमांसीय। धार्मिक यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे धर्म को उत्तरदायी माना गया और तत्व मीमांसीय में प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति को उत्तरदायी माना गया। तो ये जो स्थितियां थी वो प्रबोधन युग के पहले की थी, लेकिन जब प्रबोधन युग आया तो धर्म और तत्व मीमांसीय प्रवृत्ति का विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कि चिंतन की नवीन रीतियों का विकास प्रबोधन युग में हुआ था। चिंतन यानी सोचने विचारने का जो तरीका था वो नई तरीके अपनाए गए। केवल एक ही तरीके से नहीं सोचा गया कि ये घटना घटित हुई है तो कोई देवीय शक्ति, देवीय प्रकोप या बस मतलब उसी के आसपास घूम फिर कर इंसान अपना किसी घटना का आकलन नहीं करता था, अपितु उसने चिंतन की, सोचने विचारने के नए तरीकों को अपनाया और उन नए तरीकों से वो अध्ययन करने लगा, घटनाओं को जानने लगा। फिर हमने देखा कि नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास भी प्रबोधन युग में हुआ था। नवीन वैज्ञानिक विचारधारा यानी जितने भी वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान के नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक तरीकों से विज्ञान का या वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो उन्हीं विचारधाराओं को अपनाकर, उन्हीं के तरीके को, उन्हीं के नजरिए को अपनाकर सामाजिक घटनाओं का आकलन करना या उसका विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है राजतंत्र का समापन हुआ था और लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था। मैंने आपको बताया था कि प्रबोधन युग से पहले का जो यूरोपीय समाज था वो कैसा था, जिसमें राजतंत्र था, दो वर्ग थे, एक किसान वर्ग था, एक सामंत वर्ग था, एक शासक वर्ग था, एक शोषित वर्ग था। जो शासक वर्ग था वो शोषित यानी किसान वर्ग को खेती दे देता, जमीन दे देता था, उनको खेती करनी थी और उसी से वो अपना गुजार बसर करते थे, लेकिन उसके ऊपर पूरा अधिकार किसका होता था? सामंतों का होता था। महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, तो वहां पर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलता था। तो प्रबोधन युग के बाद क्या हुआ? राजतंत्र आपका समाप्त हुआ और लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये प्रबोधन युग के अंतर्गत था। ठीक है, दूसरी चीज, धर्म का महत्व घटा था और विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ा था। ये किसमें हुआ था? आपके प्रबोधन युग में हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्षवाद व अनुभववाद का विकास भी प्रबोधन युग में हुआ था। अब अगर आप प्रबोधन युग को डिटेल में अच्छे से 2 पॉइंट याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप पूरे अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, पर ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये चीजें प्रबोधन युग में हुई थी। इसको पढ़ के आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ प्रबोधन युग मतलब क्या, तो ये चीजें हुई थी। प्रबोधन युग में चिंतन की नवीन रीतियों का विकास हुआ था, वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास हुआ था, विज्ञान और तर्क के महत्व पर का महत्व बढ़ा था और धर्म का महत्व कम हुआ था, और प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद का विकास हुआ था। प्रत्यक्षवाद यानी प्रबोधन युग के पहले किसी भी घटना को मान लिया जाता था
किसी ने कह दिया कि यहाँ पर ऐसा था, या भगवान रुष्ट हुए, या ये काली बिल्ली ने रास्ता काटा इसीलिए ये गलत हुआ, ठीक है, ये कह दिया और सामने वाले ने मान लिया। लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? जो आपके सामने प्रत्यक्षतः मौजूद है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसी चीज को, उसी बात को स्वीकार करें, ठीक है। हर कुछ स्वीकार नहीं करना है, जो प्रत्यक्षतः आपके समक्ष है उसको स्वीकार करो। और अनुभववाद, जो प्रत्यक्षतः आपने खुद देखा है तो उसको आप अनुभव भी करोगे, आप खुद फील करोगे। जब आप खुद फील करके, खुद अनुभव करके किसी चीज या किसी घटना के बारे में बताते हैं तो वो आपका अनुभववाद होता है, ठीक है। तो ये थी प्रत्यक्ष प्रबोधन युग से रिलेटेड कुछ चीजें। अब है प्रबोधन युग का प्रभाव। हमें इसके आगे जो पढ़ना है वो लिखना है आपको, प्रबोधन युग का प्रभाव। तो इसमें आगे लिखिए बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा। नेक्स्ट हेडिंग डालना, बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा। बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्रबोधन युग का जो प्रभाव है उसे दो भागों में देखा गया। एक तो प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव और एक प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। भाई जब तक प्रबोधन युग नहीं आया था तब तक घटनाओं को देखने का, जानने का, समझने का तरीका अलग था। लेकिन प्रबोधन युग के बाद का प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, तो वो हमको देखना है। तो उसमें सबसे पहले हम प्रबोधन युग के प्रभाव को देखेंगे कि प्रबोधन युग का क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधी सी बात है कि प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव पड़ा। और बौद्धिक प्रभाव को हम कितने भागों में देख सकते हैं? तो 3 चीजों में देख सकते हैं। ये है प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। प्रबोधन युग का जो सबसे पहला प्रभाव था वो था आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं। समाज शास्त्र का उद्भव, समाज शास्त्र का उद्भव 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके उदय पर जिन बौद्धिक चिंतनों का, उसके उदय पर जिन बौद्धिक चिंतनों का प्रभाव पड़ा उसे 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। उसे 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। उसे 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। अब उसमें पहला वर्ग लिखिए आप, प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव। प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव। इसमें डैश करके लिखिए प्रबोधन युग के बौद्धिक प्रभाव को, प्रबोधन युग के बौद्धिक प्रभाव को तीन शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। 3 शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। लिखिए उसमें सबसे पहला वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते थे ना हम। परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल सही नुजर, देखने का नजरिया,
प्रत्येक विषय का, किसी भी घटना को देखने का एक नजरिया या एक तरीका होता है और वो अपने नजरिए से उस घटना का अध्ययन करता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैज्ञानिक नजरिए की, कि विज्ञान का नजरिया क्या है। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में हम ये समझ लेते हैं कि विज्ञान का नजरिया क्या है। विज्ञान जो है वो किसी भी घटना को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो घटना घटित हुई है। अगर वैज्ञानिक नजरिया कोई भी घटना घटित हुई तो उसको विज्ञान के नजरिए से देखा जाता है कि ये घटना कैसे घट रही है या इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजन है, और उसी के बेस पर निष्कर्ष निकाला जाता है, आकलन किया जाता है। प्रत्यक्षतः आपके सामने जो है उसको स्वीकार करो। अगर कोई यह कहता है कि जल कैसे बनता है, जल तो प्रकृति की देन है, भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर उसे बनाना चाहे तो उसका जो केमिकल है या जो भी उसका उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो चीज क्या है, तो H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर अगर जल बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे जल बनता है। ठीक है, अब कोई ये कहता है कि मैं तो नहीं मानूं, लेकिन उसको आप लैब में ले जाकर अगर वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाकर उसे बताएंगे कि देखो जल बना, तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कि अगर किसी भी घटना का अध्ययन आपने किया और आपने अगर कोई निष्कर्ष निकाला तो क्या आप उसको सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। अब बात आती है कि प्रबोधन युग का जो बौद्धिक प्रभाव था उसमें सबसे पहली चीज आई वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो प्रबोधन युग के बाद के जितने भी सामाजिक विचारक थे, उन विचारकों ने प्रबोधन युग के पहले की जो घटनाओं को देखने का तरीका था, यानी धर्मशास्त्रीय और तत्व मीमांसीय, उन दोनों को क्या किया उसने, उन दोनों का आलोचनात्मक विवेचन किया कि भाई आलोचना की कि किसी भी घटना को ऐसे नहीं देखा जा सकता। उसकी आलोचना करके उन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी घटना का अध्ययन करना है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उसमें परिप्रेक्ष्य या नजरिया जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। सीधी सी भाषा में घटना को देखने के लिए आपको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करना होगा, और अगर आप उसका अध्ययन इस तरह से करके जो निष्कर्ष निकालते हैं तो उस निष्कर्ष को आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, सिद्ध करके बताइए। वो है आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, लिखिए इसे थोड़ा सा, हेडिंग डालना वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसमें डैश करके लिखिए प्रबोधन युग के विचारकों ने, कल्पेश आवाज आ रही है? प्रबोधन युग के विचारकों ने, जी आ रही है आवाज मैडम। ओके। समाज के अध्ययन में प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन में पूर्व में विद्यमान दृष्टिकोणों, धार्मिक और तत्वमीमांसीय का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। इस युग के वैज्ञानिकों ने
इस युग के वैज्ञानिकों ने समाज और मानव का अध्ययन करने के लिए, इस युग के वैज्ञानिकों ने समाज और मानव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन विधियों का प्रयोग किया। समाज और मानव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन विधियों का प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रबोधन युग का सबसे पहला बौद्धिक प्रभाव था आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी प्रबोधन युग का सबसे पहला बौद्धिक प्रभाव वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इसलिए था क्योंकि उसके बाद से, बौद्धिक युग के बाद से सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। दूसरा आपका आता है तार्किकता। ठीक है, दूसरा क्या चीज आती है? दूसरा प्रभाव था आपका तार्किकता, तर्क के आधार पर किसी भी बात को कहना। जब आप किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो अगर आप तर्क देकर उस घटना के बारे में बात करते हैं तो सामने वाला उसे अच्छे से स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं ना कि तार्किकता नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है, कोई तर्क मतलब बेतुके से तर्क देकर आप किसी बात को सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो तर्क सार गर्भित है और ऐसा है कि जो वास्तव में सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो आपकी बात को सिद्ध करने में सहायक है, तो वो आपका तार्किक दृष्टिकोण है। जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसमें तर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, उसमें तर्क आएगा ही आएगा। तो जितने भी समाज वैज्ञानिक थे उनका यह मानना था कि प्रबोधन युग का जो दूसरा प्रभाव है वो है आपका तार्किकता, कि जब, क्योंकि मानव जो है वो एक तार्किक प्राणी है, वो हर बात पे तर्क देता है। आप लोग कभी क्लास में लेट आते हो, आपको बोलते हैं क्यों लेट आए, तो आप तुरंत तर्क देते हो ना, मैडम ऐसा हो गया और ये हो गया इसलिए हम लेट आए। किसी दिन क्लास का टाइमिंग अगर आपको सेट नहीं होता है, आप टाइम टेबल के लिए अपनी बात कहते हो ना कि मैडम अगर ये ऐसे क्लास में होता है इस तरह से तो क्लास, शाम वाली क्लास होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे रुकते ही नहीं। बोलते ना, ये तर्क दिया। जब आपके ऊपर कोई भी बात आती है तो आप उसको लेकर तर्क देखते हो ना, तो मानव जिज्ञासु प्राणी है ही, साथ में तार्किक प्राणी भी है, वो हर बात पे तर्क देना जानता है। तो जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी घटना का अध्ययन करते हैं, आपके सामने इतनी सारी बातें बिल्कुल खुलकर सामने आएंगी, तो जाहिर सी बात है आप उसे तर्क के आधार पर सिद्ध करने की क्षमता अपने में अपने आप पा जाएंगे। ठीक है, लिखिए तार्किकता को। प्रबोधन युग की दूसरी देन, प्रबोधन युग की दूसरी देन तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण बताया गया। तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण बताया गया। चूंकि मानव एक तार्किक प्राणी है, चूंकि मानव एक तार्किक प्राणी है, अतः सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए उसे तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। उसे तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? यह है आपकी दूसरी देन तार्किकता। तीसरी देन की हम बात करें तो वो है निपुणता। निपुणता को क्या बोलेंगे? परफेक्शन। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें तार्किकता है, बुद्धि है, तो वो किसी भी कार्य को परफेक्शन के साथ करने में सक्षम है। और अगर वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को साथ में लेकर चलता है और तार्किकता के गुण को साथ में लेकर चलता है, तो वो अगर किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करेगा तो वो उसे निपुणता के साथ में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये उसका गुण है।
मानवीय गुणों के अंदर ये सम्मिलित है और निपुणता उसका गुण है, परफेक्शन से किसी भी कार्य को करने में वो समर्थ होता है। तो बौद्धिक युग, प्रबोधन युग का या बौद्धिक युग का जो तीसरी देन थी वो था निपुणता, कि किसी भी घटना का अध्ययन करने के बाद उसको निपुणता यानी परफेक्शन के साथ में प्रस्तुत किया जा सकता था। तो लिखिए इसमें निपुणता में, प्रबोधन युग के विचारकों का मानना था, प्रबोधन युग के विचारकों का मानना था कि मानव उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है, उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है, और अगर वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और तार्किकता के गुणों के साथ, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एवं तार्किकता के गुणों के साथ सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन करता है, सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन करता है, तो वह सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की क्षमता, सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की क्षमता विकसित कर लेगा, जिससे कि सृजनात्मक शक्तियों को और अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनाया जा सके, और अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रबोधन युग का प्रभाव, जिस प्रबोधन युग के हम बारे में हमने पढ़ा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य प्रबोधन युग का प्रारंभ हुआ। उस प्रबोधन युग में मनुष्य ने अपनी बुद्धि या विवेक का उपयोग करना प्रारंभ किया, वो युग था आपका प्रबोधन युग। इस प्रबोधन युग का समाजशास्त्र के विकास और उद्भव पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हम दो भागों में देखते हैं कि प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव और प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। अब प्रबोधन युग का जो बौद्धिक प्रभाव है उसे सार रूप में 3 भागों में देखा जा सकता है। पहला है आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी किसी भी सामाजिक घटना को देखने का वैज्ञानिक नजरिया, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आप उसका अध्ययन कीजिए और उसके बाद आप क्रमबद्ध रूप से जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसके कार्य कारणों का पता लगाते हैं और फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज प्रबोधन युग का प्रभाव, सबसे पहले ये पढ़ा कि घटनाओं का अध्ययन करने में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया। दूसरी चीज तार्किकता को काम में लिया गया, यानी तर्क के आधार पर किसी भी घटना को सिद्ध करने का या उसके रीजन या उसके कारणों की व्याख्या की गई। और तीसरी चीज, मानव चूंकि एक परफेक्शन यानी उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति है या प्राणी है, तो निपुणता को काम मिलेगा। जब आप वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और तार्किकता के गुणों के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके कार्य में निपुणता आएगी। तो ये जो 3 चीजें थी वो बौद्धिक युग का प्रभाव था, प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव था। अब नेक्स्ट आपको लिखना है प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। इतनी देर तो हमने पढ़ा कि प्रबोधन युग का क्या प्रभाव था, अब इस प्रबोधन युग के बाद क्या हुआ वो देखिए। प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव,
इसमें डैश करके लिखिए, प्रबोधन युग के बाद के बौद्धिक प्रभाव को, प्रबोधन युग के बाद के बौद्धिक प्रभाव को, प्रबोधन युग के बाद के बौद्धिक प्रभाव को तीन शीर्षकों में देखा जा सकता है, तीन शीर्षकों में देखा जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला शीर्षक है आपका अध्ययन का दर्शन। हेडिंग डालिए, अध्ययन का दर्शन। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी का जो काल था आपका, वो 19वीं शताब्दी का काल आपके वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रबोधन युग का जो प्रभाव था वो क्या रहा, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से किसी भी घटना का अध्ययन करना। तो सीधी सी बात है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को हर जगह हर तरह से अपनाया गया था। तो अब जो अध्ययन का दर्शन था, यानी अध्ययन करने का जो तरीका था वो भी वैज्ञानिक हो गया था। तो अब विज्ञान ये मानता था, ये वैज्ञानिक नजरिया ये था कि समाज जो है उसका विकास सरल से जटिल की तरफ हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, एक निरंतर गति से हुआ है, एक निरंतर लय से हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से हुआ है, निश्चित समय में हुआ है और निश्चित क्रम से हुआ है। ये जो आपका था वो आपका अध्ययन का दर्शन था। तो इस समय जब वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर समाज का अध्ययन किया जा रहा था, तो प्रत्येक चीज को, प्रत्येक घटना को वैसे ही देखा जा रहा था, चाहे वो कोई भी संस्था, चाहे वो समाज हो या समाज की कोई संस्था हो। संस्था में हम परिवार को ले सकते हैं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को ले सकते हैं, विवाह नामक संस्था को ले सकते हैं। तो क्या प्रारंभ से विवाह ऐसे ही होते आए जैसे आज हो रहे हैं? क्या प्रारंभ से परिवार ऐसे ही थे जैसे हम आज देख रहे हैं? क्या प्रारंभ से शैक्षणिक संस्था या शिक्षा प्राप्त करने का जो जरिया है वो ऐसा ही था जैसा हम आज देख रहे हैं? नहीं, इन सब में परिवर्तन आया है। कैसे? सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये आपका अध्ययन का दर्शन था, जिसमें इस समय जब समाज का अध्ययन किया जा रहा था तो ये माना जा रहा था कि समाज पहले तो बिल्कुल सरल अवस्था में थे, लेकिन धीरे 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 उनमें परिवर्तन आया और समय के साथ वो परिवर्तन देखा गया और वो समाज आज जटिल समाजों में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रबोधन युग के बाद का प्रभाव था कि चीजों को सिद्धांतों के और तथ्यों के आधार पर जानने का, समझने का प्रयास किया जा रहा था। लिखिए अध्ययन का दर्शन। 19वीं शताब्दी का काल, 19वीं शताब्दी का काल वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल था, वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल था। ये काल इस मान्यता पर आधारित था, ये काल इस मान्यता पर आधारित था कि समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है। समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है। जो निश्चित चरणों में होता है, जो निश्चित चरणों में होता है। चरणों में मतलब उसके प्रोसेस के जो निश्चित चरण थे। ऐसा नहीं कि एक दिन में समाज सरल से जटिल में बदल गया। ठीक है, एक दिन में नहीं बदला, उसके निश्चित चरण थे, वो प्रोसेस से होकर वहां तक पहुंचा। पहले थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो ये जो निश्चित चरण थे, उन क्रमबद्ध तरीके से समाज सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित हुआ। आगे लिखिए। समाजशास्त्रियों ने
इस मौलिक अवधारणा को अपनाया, इस मौलिक अवधारणा को अपनाया और समाज से संबंधित सभी अंगों व प्रारूपों का अध्ययन, समाज से संबंधित सभी अंगों व प्रारूपों का अध्ययन इसी प्रणाली से किया, इसी इकाई से किया। ठीक है, ठीक है। तो अध्ययन के दर्शन में इस प्रणाली को उपयोग में लिया गया कि समाज और समाज से संबंधित विभिन्न उपक्रम या जितने प्रक्रम या जितने भी अंग हैं उन सब का विकास सरल से जटिलता की और निश्चित क्रम में हुआ है। और ये जो तरीका था या ये जो विचार था इसको उद्विकासीय प्रक्रम या उद्विकासीय चरण या उद्विकासीय सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक है, तो बौद्धिक प्रभाव का जो दूसरा, प्रबोधन युग का जो दूसरा प्रभाव था वो था आपका उद्विकासीय सिद्धांत। लिखिए, इसी के जस्ट बाद आपका आएगा सेकंड पॉइंट, उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, अब उद्विकासीय सिद्धांत क्या कहता है? वैसे तो हमको नेक्स्ट आगे उद्विकासीय सिद्धांत को पढ़ना है, फिर भी एक शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि उद्विकासीय सिद्धांत क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर छोटे से उदाहरण से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीज जो है वो पेड़ का रूप एक दिन में नहीं लेता है क्या? एक घंटे में एक बीज पेड़ के रूप में नहीं बदल जाता। एक बीज जब हम बोते हैं तो बोने के बाद कुछ समय के बाद उसमें कोपले, मतलब वो जो बीज है वो अंकुरित होता है, फिर उसके अंदर से प्रस्फुटन होता है और फिर धीरे 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 वो एक छोटा पेड़, छोटा पौधा उगता है, पौधे से छोटा पेड़ झाड़ बनता है, झाड़ से थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, एक बड़े वृक्ष के रूप में वो परिवर्तित होता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता, निश्चित क्रम में होता है, निश्चित गति से होता है, निश्चित लय से होता है और निश्चित समय में होता है। और जब ये छोटा सा बीज है वो तो सरल रूप में है, सरल रूप में है ना, उसको आप सरल रूप में बता सकते हो कि ये बीज है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक वृक्ष बन जाता है तो वो जटिल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो बीज था उसके बहुत सारे अंग नहीं थे, उसके बहुत सारे भाग या पार्ट नहीं थे, लेकिन वो बीज जैसे ही वृक्ष में परिवर्तित हुआ वो जटिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे अंग हो गए और सभी अंग अपना अपना कार्य करने लगे। ठीक है, जड़ है, तना है, फिर उसके बाद शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, तो ये सारी चीजें क्या, इन सब ने मिलकर पूरे उस वृक्ष को बना रखा है। ठीक है, वैसे ही जैसे मनुष्य का शरीर, जब भ्रूण होता है तब वो भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं होता, लेकिन वो भ्रूण जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर के सारे अंग अपने अपनी तरह से विकसित होते हैं। हाथ, आंख, पांव, मुंह, कान, नाक, ये सारे अंग धीरे धीरे करके बनते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे एक शरीर की संरचना बनती है। हमारे शरीर की जो संरचना है उसके जितने भी अंग हैं वो सारे अपना अपना कार्य करते हैं, सबके काम बांटे गए हैं कि किडनी को किडनी का काम करना है, आंख को आंख का काम करना है, नाक को नाक का काम करना है, दिल को दिल का काम करना है। तो ये सारे काम क्या है, सारे शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो क्या आपके शरीर की संरचना सही ढंग से चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। किसी एक ने भी अंग ने काम करना बंद कर दिया तो आपके शरीर की संरचना सही ढंग से नहीं चलेगी। तो यही चीज उद्विकासीय सिद्धांत में काम में आती है कि जो अंग पहले, जब एक वो भ्रूण था तब वो सरल था, लेकिन जब वो भ्रूण एक शरीर की संरचना में परिवर्तित हो गया तो वो थोड़ा टिपिकल हो गया, थोड़ा जटिल अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये विज्ञान का तरीका था या विज्ञान का नजरिया था या विज्ञान का परिप्रेक्ष्य था, या यूं कहें कि प्रबोधन युग के बाद ये वाला नजरिया ज्यादा प्रभावी हो गया था। हर घटना के अध्ययन में उद्विकासीय सिद्धांत लगाया जा रहा था। तो इसका प्रभाव समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर भी पड़ा। उस समय समाज का अध्ययन किया जा रहा था तो समाज का अध्ययन करने में भी उद्विकासीय सिद्धांत को काम में लिया गया और समाज के विभिन्न अंगों जैसे परिवार, विवाह, धर्म, संस्कृति, हर चीज
इवन कि समाज का भी अध्ययन उद्विकासीय सिद्धांत से कहा गया कि समाज जब पहले का समाज था, प्राचीन समाज जो था वो सरल अवस्था में था, आज का जो समाज है वो जटिल अवस्था में है। पहले के जो परिवार थे वो सरल थे, आज के परिवार थोड़े जटिल हो गए हैं। पहले के समाज सरल थे, कैसे थे, हाँ सब अपना अपना काम करते थे, कंप्यूटर ठीक है, धोबी धोबी का काम कर रहा है, नाई नाई का काम कर रहा है, दर्जी दर्जी का काम कर रहा है, सबके अपने अपने काम थे, सबके काम बटे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हुई तो काम का बंटवारा, जो श्रम विभाजन था उसमें परिवर्तन आया, लोग एक ही काम को बार बार करके उसमें विशेषज्ञ हो गए, है ना, विशेषीकरण आ गया उसमें। फिर धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ, लोग गांवों से शहरों की संस्कृति में गए, उनमें फिर से परिवर्तन आया। आज भी अगर आप देखें तो डॉक्टर के नाम पर गांवों में एक ही डॉक्टर है जो सब देख लेता है, लेकिन शहरों में डॉक्टर के बहुत सारे प्रकार हैं। क्या, आंख कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, गायनिक डॉक्टर है वो अलग है। क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट हो गए, सब स्पेशलिस्ट हो गए। तो सरल अवस्था कौन सी थी, केवल एक ही डॉक्टर वाली। जटिल अवस्था कौन सी है, आज वाली। पहले डॉक्टर बाहर जाके बैठ जाते थे, चिट्ठी ले लेते, डायरेक्टर चले जाते थे। आज कम से कम 2 दिन पहले कई बार तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नाम लिखवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये उद्विकासीय सिद्धांत से पहले चीज क्या आएगी कि भाई उद्विकासीय सिद्धांत परिवार, समाज, संस्था, हर चीज को सरलता से जटिलता की ओर ले गया। जब तक जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी तब तक समाज सरल अवस्था में था, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई समाज जटिल अवस्था में परिवर्तित हो गया। लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा। प्रबोधन पश्चात काल के विचारकों ने उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उद्विकास का क्रम सरल से जटिल एवं निश्चित चरणों में बताया। इसी का प्रभाव समाज शास्त्र पर पड़ा और समाज शास्त्र में भी समाज परिवार, विवाह एवं विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। समाज का विकास एक जीव की तरह सरल से जटिल और न्यून श्रम विभाजन से सरल से जटिल व न्यून श्रम विभाजन से अधिक श्रम विभाजन के रूप में किया गया। न्यून श्रम विभाजन से अधिक श्रम विभाजन के रूप में किया गया।
ठीक है, ये था आपका प्रबोधन युग के बाद का दूसरा बौद्धिक प्रभाव, उद्विकासीय सिद्धांत। इसके पहले समाज को इस अवस्था में नहीं देखा गया था या इस तरह से अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन बौद्धिक युग के बाद समाज को सरल से जटिलता की ओर अध्ययन किया गया कि जब तक जनसंख्या कम थी समाज सरल था, श्रम का विभाजन भी ना के बराबर था, लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ी समाज सरलता से जटिलता में परिवर्तित हो गया और न्यून श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन हो गया, यानी कि कार्य का बंटवारा। तीसरा आपका प्रभाव है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में किसी भी चीज का अध्ययन या किसी भी घटना का अध्ययन या प्रकृति के विभिन्न घटकों का अध्ययन सर्वे में या फील्ड में खुद जाकर किया जाता है, वैसे ही ये माना गया, समाजशास्त्र के विचारकों ने कहा कि हम जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो विज्ञान की विधियों को भी हमें अपनाना होगा और समाजशास्त्र में भी सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाने लगा। लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा, प्रबोधन युग के बाद सामाजिक विज्ञानों में भी विज्ञान की विधियों का प्रयोग हुआ। विज्ञान की विधियों का प्रयोग हुआ। समाजशास्त्र में विज्ञान की विधियों का प्रयोग हुआ। समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए, समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया। विभिन्न मानवीय समस्याओं का अध्ययन, विभिन्न मानवीय समस्याओं का अध्ययन, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन, इसी विधि से संभव हो पाया। इसी विधि से संभव हो पाया। सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शोध में, सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शोध में सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण विधि बन गया। सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण विधि बन गया। ठीक है, आया समझ में? यानी प्रबोधन युग के बाद का जो बौद्धिक प्रभाव था उन्हें 3 तरह से देखा जा सकता है कि अध्ययन का दर्शन परिवर्तित हुआ, यानी घटनाओं को देखने का सरलता से जटिलता की ओर जो क्रम वाला जो तरीका था उसको अपनाया गया। दूसरा, इसी क्रम को या इसी तरीके, इसी चरण को उद्विकासीय क्रम नाम दिया गया और इसे उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया और इस उद्विकासीय सिद्धांत को विभिन्न समाज के विभिन्न अंगों और समाज का अध्ययन करने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया गया। तीसरी चीज, जब समाज का अध्ययन किया गया तो समाज में समाज की सकारात्मक घटनाओं के साथ साथ नकारात्मक घटनाओं या समाज की समस्याओं
समस्याओं का अध्ययन भी किया गया। तो समाज की समस्याएं कौन कौन सी थी? गरीबी है, बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि है, बाल अपराध है, महिलाओं की समस्याएं हैं, या गांवों में जो योजनाओं का पूरी तरह से ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, या गांवों में जो रोजगार की समस्या है, मानसून की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो समाज से संबंधित थी, चाहे वो दहेज हो, तलाक हो, हिंसा हो, इन सब के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अब किसी भी समस्या का हल करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? अगर आपको किसी समस्या का हल जानना है तो उसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? ये जरूरत पड़ेगी ना भाई, समस्या के पीछे कारण कौन से हैं, है ना? बिना कारण जाने आप समस्या का हल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो जब भी किसी समस्या का जन्म होता है तो ये देखिए कि उस समस्या के पीछे कारण कौन है, रीजन कौन है, और जब आप कारण देख लेते हैं तो फिर आप कारण जानने के बाद उन कारणों को हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप स्वयं जाएंगे फील्ड में। अगर आपको लगता है कि नरेगा का कार्य जो चल रहा है या ऐसी जितनी भी जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, तो किस क्षेत्र में कौन सी योजना सफल होगी, इसके लिए आवश्यक है कि आप उस क्षेत्र का पहले अध्ययन कीजिए। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि शुगर मिल यहाँ चला लो या ये वाली मिल यहाँ चला लो, लेकिन वहां पर क्या जो पर्याप्त सुविधाएं जो चाहिए, पानी बिजली की सुविधा है या सड़क की सुविधा है या परिवहन की जो चीजें, भाई कच्चा माल लाने ले जाने के लिए आपको सड़क की आवश्यकता होगी, तो क्या वो चीजें वहां पर हैं? अगर नहीं है तो क्या वो योजना जो बनाई गई है उस क्षेत्र के लिए, क्या वो क्षेत्र में वो योजना सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जरूरी है पहले आप उस क्षेत्र का अध्ययन कीजिए कि यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं। आप किसी गांव में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप यहाँ सोचते हैं कि उस क्षेत्र को विकसित किया जाए, तो पहले ये देखना होगा कि वहां पर संभावनाएं किस किस की हैं, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या वहां पर नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, जब आपको पता चलेगा कि ये चीजें यहाँ हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ ये हो सकता है तो चलो ये वाली योजना यहाँ लागू करते हैं और ये यहाँ पे करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए विधि कौन सी काम में लोगे? सर्वेक्षण विधि। आप सर्वे करेंगे तब आपको पता चलेगा, आप खुद फील्ड में जाएंगे तब आपको वहां की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपकी सर्वेक्षण विधि जो प्रबोधन युग के बाद समाज शास्त्र में भी काम में ली गई। ठीक है, तो ये था आपका प्रबोधन युग का प्रभाव। अंत में हम देखते हैं कि प्रबोधन युग आपका यहाँ पर खत्म हुआ है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्रबोधन युग के अंतर्गत निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका ये हुआ कि समाज शास्त्र के विकास पर प्रबोधन युग का विशेष प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब समाज शास्त्र विकास की अवस्था में था, जब उसमें बहुत सारे सिद्धांत और घटनाओं का या यूं कहें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जब इसके अंदर अवधारणाओं का समावेश किया जा रहा था, तो उस समय प्रबोधन युग का प्रभाव हुआ तो विशेष प्रभावी कहा जाएगा, क्योंकि अभी हमने उसके प्रभाव पढ़े। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी अध्ययन की विधियों, तार्किकता, निपुणता संबंधी बुद्धिजीवियों के चिंतन ने समाजशास्त्र के विकास को संभव बनाया। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जब विकास चल रहा था उसी समय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आया, अध्ययन की विधियां परिवर्तित हुई, तार्किकता और निपुणता को अपनाया गया, तो सीधी सी बात है कि बुद्धिजीवियों के चिंतन पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है प्रबोधन काल के पश्चात समाजशास्त्र के विकास की पृष्ठभूमि बहुत ही प्रभावशाली रही। क्लियर? लास्ट में लिख लीजिए, ये आपका निष्कर्ष है तो इसको लिख लीजिए। निष्कर्ष करके अंत में कहा जा सकता है, अंत में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विकास पर प्रबोधन युग का विशेष प्रभाव पड़ा, प्रबोधन युग का विशेष प्रभाव पड़ा अध्ययन की विधियों, तार्किकता एवं निपुणता संबंधी बुद्धिजीवियों के चिंतन ने समाजशास्त्र विषय के विकास को
समाजशास्त्र विषय के विकास को संभव बनाया, और समाजशास्त्र के विकास की पृष्ठभूमि को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये था आपका प्रबोधन युग। यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है, प्रबोधन युग वाला। अब इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? कुछ पॉइंट्स ही हैं अवल इसमें आपको याद करने के कि 19वीं शताब्दी के बाद का काल, जब समाजशास्त्र का विकास और उद्भव चल रहा था, ठीक है, उसी समय आपकी औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राजनीतिक क्रांति हुई। तो चिंतन जो था, मतलब चिंतन कोई व्यक्ति नहीं था, चिंतन का तरीका, समाजशास्त्रियों के चिंतन का तरीका जो था उसमें बदलाव आया। किसके कारण आया? क्योंकि विवेक युग जागृत हुआ, एक तरह से विवेक युग का पदार्पण हुआ, या यूं कहें कि विवेक युग आया जब बुद्धि का प्रयोग किया गया, एक अलग तरह से घटनाओं को देखने का प्रयास किया गया। तो इस विवेक युग को प्रबोधन युग कहा गया, और इस प्रबोधन युग के प्रभाव देखे गए कि क्या क्या प्रभाव पड़े। तो दो भागों में देखे गए कि प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव क्या था और प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव क्या था। उसमें दो तीन चीजें थी कि प्रबोधन युग के प्रभाव में आपने पढ़ा कि जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया, तार्किकता को अपनाया गया और निपुणता अपनाया गया। और बौद्धिक युग के बाद के प्रभाव में आपने देखा कि अध्ययन का दर्शन विकसित हुआ, अध्ययन करने के तरीके बदले, उद्विकासीय सिद्धांत अपनाया गया, और इन दोनों के कारण आपका जो अध्ययन करने का तरीका था वो वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर किया जाने लगा, तो थोड़ा चेंजेस आया, साथ ही सर्वेक्षण विधि को भी अपनाया गया। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रबोधन युग ने समाजशास्त्र के विकास पर बहुत प्रभाव डाला था। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों चैप्टर समाप्त होते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में सभी को? कंप्लीट? जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास कल लगेगी, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपकी औद्योगिक क्रांतियां, जो हमें कल पढ़ना है। ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति खत्म होते ही आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए, ओके, गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।